राजू एक गरीब युवक है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ शहर के एक छोटे से झोपड़े में रहता है। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना मैंगो शेक का ठेला लेकर निकल जाता है। एक सुबह जब वो अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात गोपाल से होती है। अरे राजू, कितना कमाता है तू रोज। हमको लगता है तेरा धंधा अच्छा चल रहा है, क्यों? नहीं गोपाल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिन भर में 300-400 रुपए कमा लेते हैं, जिससे माँ की दवाई और घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक प्रस्ताव है तेरे लिए। तू हमारे खेत पर काम कर ले, हम तुझे रोज के 500 रुपए देंगे। धन्यवाद गोपाल भाई, लेकिन हम अपना ही काम ठीक से कर लेते हैं। हमारे मैंगो शेक में कुछ खास है जो लोगों को पसंद आता है। अरे तू तो बड़ा अकड़ रहा है। याद रखना, इस इलाके में तेरा ठेला लगाने की इजाजत हमारी वजह से है। गोपाल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। राजू अपने ठेले पर मैंगो काटने लगता है और अपना विशेष मैंगो शेक बनाने की तैयारी करता है। हमारे मैंगो शेक का राज हमारी माँ का दिया हुआ नुस्खा है। आम को पकाने का तरीका, उसमें दालचीनी और इलायची की सही मात्रा में मिलाना, ये तो हमारे मैंगो शेक की खासियत है। तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे एक सुंदर महिला बाहर निकलती है। भैया, एक मैंगो शेक देना। जी बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। आप पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ, मेरी दोस्त ने बताया कि यहाँ का मैंगो शेक बहुत अच्छा है। राजू अपने विशेष तरीके से मैंगो शेक बनाता है और सारिका को देता है। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? ये हमारी माँ का नुस्खा है। थोड़ी सी दालचीनी और इलायची का मिश्रण, बस। मेरा नाम सारिका है। मैं शहर में एक नया कैफे खोल रही हूँ। क्या तुम मेरे कैफे के लिए मैंगो शेक सप्लाई कर सकते हो? हम आपके कैफे के लिए? हाँ, ये मैंगो शेक मेरे कैफे के मेन्यू में ना एक खास आइटम बन सकता है। लेकिन मैडम, हम तो बस एक छोटा सा ठेला चलाते हैं, इतनी बड़ी सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तुम अपना नंबर दो, हम बात करते हैं इस बारे में। राजू सारिका को अपना नंबर दे देता है। उस रात वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, आज एक मैडम आई थी। वो अपने कैफे के लिए हमारा मैंगो शेक चाहती हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा ठेला छोड़कर दूसरे के लिए काम करना। नहीं माँ, वो हमारा मैंगो शेक अपने कैफे में बेचना चाहती हैं। हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन बेटा, हमारा नुस्खा तो हमारा राज है। अब किसी को भी दे दिया तो फिर हमारी खासियत क्या रहेगी बेटा? अगले दिन जब राजू अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी गोपाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आता है। क्या बात है राजू, सुना है तेरा धंधा बढ़ने वाला है। आपको कैसे पता? इस इलाके में कुछ भी छिपता नहीं है हमसे। अब सुन, या तो तू हमें 5,000 रुपए महीना दे या फिर अपना ठेला यहाँ से हटा ले। लेकिन गोपाल भाई, इतने पैसे? अब तू बड़ा आदमी बनने जा रहा है तो खर्च भी बड़ा होगा ना। कल तक का वक्त है तेरे पास। गोपाल चला जाता है और राजू परेशान हो जाता है। उसी शाम सारिका उससे मिलने आती है। राजू, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपना रेसिपी जो है ना वो हमें सिखा दो। हम तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए देंगे और साथ ही तुम्हारे नाम से ही मैंगो शेक बेचेंगे। राजू का स्पेशल मैंगो शेक। लेकिन मैडम, ये रेसिपी हमारी माँ का दिया हुआ है, हम इसे कैसे? राजू, मैं समझती हूँ, लेकिन सोचो, तुम्हारी माँ की दवाई, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, ये सब तुम दे पाओगे उन्हें? राजू उस रात घर पहुंचकर अपनी माँ से फिर बात करता है। माँ, आज फिर वो मैडम आई थी। वो हमें हर महीने 15,000 रुपए देने को तैयार है। बस हमें अपना नुस्खा उन्हें बताना होगा। बेटा देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त ये नुस्खा हमें दिया था। कहा था इसे संभाल कर रखना। लेकिन माँ, गोपाल भी अब हमसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो ठेला हटाने की धमकी दे रहा है। ऐसा करो, उस मैडम से कहो कि वो तुम्हें अपने कैफे में नौकरी दे दें। तुम वहीं जाकर मैंगो शेक बनाओगे, लेकिन नुस्खा अपने पास ही रखोगे। हाँ। अगले दिन राजू सारिका से मिलता है और अपनी माँ की बात बताता है। ये तो और अच्छा है राजू, तुम हमारे कैफे में आकर मैंगो शेक बनाओगे और हम तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए देंगे। सच में मैडम? लेकिन गोपाल,
तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे रवि बाहर निकलता है। सारिका, तुम यहाँ? हाँ रवि, मिलो, ये राजू है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तो तुम हो वो मैंगो शेक वाले? सारिका ने बहुत तारीफ की है तुम्हारे मैंगो शेक की। जी, हम ही हैं। और ये गोपाल कौन है? वो इस इलाके का भूमिहार है, हमसे पैसे मांग रहा है। चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और सारिका मेरी बहन है। अगले दिन जब गोपाल अपने गुंडों के साथ राजू के ठेले पर आता है, वहाँ रवि पहले से ही मौजूद होता है। अरे रवि साहब, आप यहाँ? हाँ गोपाल, अब से राजू मेरी बहन के कैफे में काम करेगा और तुम्हारी इस इलाके की दादागिरी अब बंद होगी, समझे? जी साहब, हम तो बस बस कुछ नहीं। चलो चलो यहाँ से। गोपाल अपने गुंडों के साथ वहाँ से चला जाता है। सारिका राजू को अपने कैफे ले जाती है। राजू, ये रहा तुम्हारा नया वर्क स्टेशन। अब से तुम यहीं अपना स्पेशल मैंगो शेक बनाओगे। वाह मैडम, ये तो बहुत सुंदर है, और इतने सारे फ्रूट। हाँ राजू, और लोग तुम्हारे मैंगो शेक को पीने के लिए ना लाइन लगाएंगे। तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे, राजू का स्पेशल मैंगो शेक। समय बीतता है और राजू का मैंगो शेक शहर भर में मशहूर हो जाता है। उसकी माँ की दवाई नियमित रूप से चलती है और वो अच्छे मकान में रहने लगता है। एक दिन सारिका राजू से एक प्रस्ताव लेकर आती है। राजू, हमारा कैफे इतना सफल हो गया है कि अब हम पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। पार्टनर? लेकिन मैडम, हम तो बस एक गरीब। राजू, अब तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ का नुस्खा दोनों ने मिलकर ये सफलता दिलाई है। तो हम चाहते हैं कि तुम 10% शेयर के साथ हमारे पार्टनर बनो। राजू अपनी माँ से सलाह लेता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उनका नुस्खा आज तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले गया है। जाओ, आगे बढ़ो। राजू सारिका और रवि के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाता है। आज राजू का स्पेशल मैंगो शेक पूरे देश में जाना जाता है। वो गरीब मैंगो शेक वाला जो कभी दिन भर में 300-400 रुपए कमाता था, आज करोड़ों का मालिक है। मेरी कहानी से यही सबक है दोस्तों, कि अपने हुनर पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और हाँ, कभी भी अपने परिवार की विरासत को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। और इस तरह एक गरीब मैंगो शेक वाले की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। आज राजू अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसका मानना है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रमेश एक गरीब मजदूर है जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। गर्मियों का मौसम है और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। रमेश अपने मालिक के यहाँ काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई कूलर या एसी खरीद सके। अरे बाप रे, इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। पूरे दिन धूप में काम करके आया हूँ, सारा शरीर फट रहा है। अरे आ गए आप, पानी लीजिए, थोड़ा ठंडा है, मैंने मिट्टी के घड़े में रखा था। कमला, हमारे पड़ोसी अंकित भाई के घर में देखा है कितना मजा है। आज उनके घर गया था काम के सिलसिले में। वहां एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा कमरा, और यहाँ इस छोटे से पंखे के नीचे भी कोई राहत नहीं है। अरे सुनिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में कहाँ एसी कूलर। छत पर पानी छिड़क दिया है, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी। हाँ, यही तो दुख है। जिनके पास पैसा है वो गर्मी से बच जाते हैं और हम गरीब लोग बस तपते रहते हैं। अगले दिन रमेश अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर काम करता रहता है। रमेश, जरा पानी लाओ, और हाँ, बगीचे की मिट्टी भी बदलनी है आज। जी मालिक, अभी लाता हूँ। अरे, इतनी धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मैडम, काम ज्यादा है, शाम तक खत्म करना है। सुनिए, हमारा पुराना कूलर तो बस पड़ा है गैराज में, क्यों ना इसे रमेश को दे दें। नया तो हमने ले ही लिया है ना। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी हम इसे बेचने वाले थे, लेकिन इसे दे देते हैं।
शाम को जब रमेश काम खत्म करके घर जाने लगता है तब अंकित उसे रोकता है। रमेश रुको, हमारा एक पुराना कूलर है, अब तो हमने नया ले लिया है, तुम वो ले जाओ अपने घर। क्या सच में साहब, हमारे लिए कूलर? नहीं साहब, इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं मैं। अरे भाई पुराना ही तो है, हमारे लिए तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ रमेश, ले जाओ, इस गर्मी में तुम्हारे काम आएगा। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अंकित साहब का पुराना कूलर लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कमला, कमला देखो क्या लाया हूं मैं। अरे ये क्या? ये कूलर कहाँ से आया? अंकित साहब ने दिया है, उन्होंने ये नया कूलर खरीदा है तो पुराना हमें दे दिया। हाँ सच में? अब हमारे घर में भी कूलर चलेगा? कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब हम भी गर्मी में थोड़ी राहत पालेंगे। लेकिन रमेश और कमला की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें पता चलता है कि कूलर चलाने के लिए बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा, जो उनके बजट से बाहर है। अब क्या करें? इतना बिजली का बिल हम कैसे भरेंगे जी? मुझे नहीं पता था कि ये कूलर इतनी बिजली खाएगा। अब तो समझ में आया कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक सपना ही है। तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, सिर्फ रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि थोड़ी ठंडक मिले और हम अच्छी नींद ले सकें। अगले दिन मोहन बिजली विभाग से आता है और रमेश के घर का मीटर चेक करता है। रमेश भाई, तुम्हारे घर में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है, क्या कोई नया उपकरण लगाया है? हाँ भाई, ये कूलर मिला है हमें, लेकिन हम बहुत कम चलाते हैं बिजली के बिल के डर से। अरे ये तो पुराना मॉडल है, बिजली बहुत खाता है, इसे चलाओगे तो बिल 3 से 4 गुना आएगा। तो क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक उपाय है, मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है, वो इसे मॉडिफाई कर सकता है ताकि बिजली कम खाए। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन फिर हर महीने बचत होगी। सच में? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मोहन की मदद से रमेश अपने कूलर को मॉडिफाई करवाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अब उसके घर में भी ठंडक रहने लगती है। आहा, कितनी अच्छी ठंडक है, अब तो रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और अब बिजली का बिल भी उतना नहीं आता। मोहन ने सच में बहुत मदद की। एक दिन अंकित और सीमा रमेश के घर आते हैं। वाह, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आहा, हमारा कूलर तो बेहतर से बेहतर हो गया है। हाँ साहब, मोहन ने इसे मॉडिफाई कर दिया है, अब ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देता है। क्या बात है, हमें तो ये आइडिया नहीं आया। अच्छा, अब तुम लोग आराम से रह रहे हो ना? हाँ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियां ला दी हैं। इस घटना से रमेश को एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिलता है। साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों के लिए पुराने कूलर और पंखे मॉडिफाई करने का काम शुरू करूं, ताकि कम पैसों में भी लोग गर्मी से राहत पा सकें। बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी पुरानी चीजें दान करना चाहते हैं। कुछ महीनों में रमेश का छोटा बिजनेस शुरू हो जाता है। वो पुराने एसी, कूलर और पंखे को मॉडिफाई करके कम बिजली खर्च में चलने वाले उपकरण बनाता है और गरीब लोगों को किश्तों पर बेचता है। इसे सिर्फ 4 घंटे चलाओगे तो भी पूरे दिन कमरा ठंडा रहेगा और बिजली भी आधी से भी कम खर्च होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक गरीब के घर आया कूलर, कैसे हमारे जीवन को बदल गया। अब हम दूसरे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ कमला, कभी कभी भाग्य एक छोटी सी चीज देकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इस तरह एक गरीब आदमी के घर आया पुराना कूलर न सिर्फ उसके परिवार के लिए सुख और आराम का कारण बना, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब रमेश अपने जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर रहा है और एक सफल छोटे व्यवसायी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है। मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है, सारा दिन एसी में पड़ी रहती है महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी तो, इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर, और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है, पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है, पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं, पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना, और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो। अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया, अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी, हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी, और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन मैं आज समझी, तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है और मैं तुझे पैसे की चोट समझती थी। माँ,
मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियाँ आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी। वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। दिल्ली के एक कोने में बसे छोटे से ढाबे की ये कहानी है। यहाँ रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था जिसका नाम था राम किशन जी। 70 साल के इस रिटायर्ड टीचर की आंखों में एक अजीब सा दुख था। नमस्ते काका जी, आज क्या खाएंगे? बेटा राजू, वही एक प्लेट दाल चावल और 2 रोटी। राजू सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो राम किशन जी की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था। चाय में चीनी कम, खाने में नमक कम, सब कुछ उनकी सेहत के अनुसार। काका जी, आज घर से खाना नहीं आया, आपको रोज यहाँ आना पड़ता है। बेटा, घर में खाना तो है लेकिन प्यार नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास आकर लगता है कि कोई है जो मेरा इंतजार करता है। दरअसल राम किशन जी का एक बेटा था, विकास, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अपने पिता के लिए उसके पास न समय था न सम्मान। पापा मैं बिजी हूँ, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करिए। पापा जी की तो आदत ही हो गई है, बिना परेशान किए इनका मन भरता ही नहीं है। बेटा, मैंने सिर्फ दवाई के पैसे मांगे थे। हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए आपको, लगता है पैसा पेट पर उगता है। और ये रोज ढाबे जाने का क्या मतलब है? घर में खाना नहीं है क्या? पापा आप बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ढाबे का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं वहां खाने नहीं, प्यार के लिए जाता हूँ बेटा। वाह, आप बुढ़ापे में फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। अपने ही घर में पराये हो गए थे रामकिशन जी। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, वही उन्हें अब बोझ समझता था। दादाजी आप आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बेकार गई। बेटा बहू सिर्फ मेरी संपत्ति चाहते हैं, मुझे नहीं। दादाजी, परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, जो दिल से प्यार करे वही असली परिवार है। रामकिशन जी के दिल को राजू की बात लग गई। वो रोज ढाबे आने लगे, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि राजू से मिलने के लिए। रामकिशन जी को राजू में वो बेटा दिखता था जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। राजू भी इस बुजुर्ग में अपने दादाजी की छवि देखता था। काका जी, आज आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, कभी कभी लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूं, सबको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। ऐसा मत कहिए काका जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। अरे राजू, तू बहुत टाइम दे रहा है इस बुढ़े को, 2 से कस्टमर का ऑर्डर ले। साहब, ये मेरे काका जी की तरह हैं, इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। महीने बीतते गए, रामकिशन जी और राजू का रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन घर में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पापा, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे कुछ काम है। क्यों बेटा, क्या काम है? पापा जी, विकास का एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, कह रहा था कि अच्छा रेट मिल सकता है। लेकिन ये तो मेरा घर है। पापा, आप बूढ़े हो गए हैं, हमें आपकी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत है। और वैसे भी आखिर में सब कुछ हमारा ही होना है, अभी क्यों इंतजार करें? तुम लोग मुझे जिंदा ही मार देना चाहते हो। पापा, आप ड्रामा मत करिए, हमारे पास आपके अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। अरे काका जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा राजू, मैंने एक फैसला किया है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला हूं। क्या? लेकिन काका जी, मैं तो सिर्फ एक गरीब वेटर हूं। बेटा, पैसे से बड़ा प्यार होता है। तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं सम्मान परोसा है। तुम मेरे असली बेटे हो।
रामकिशन जी ने अगले दिन ही एक वकील को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति राजू के नाम कर दी और फिर वो राजू के छोटे से किराए के घर में रहने चले गए। क्या आपने सब कुछ उस वेटर के नाम कर दिया? पापा जी, ये क्या किया आपने? हमारा क्या होगा पापा जी? जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने अपना प्यार किसी और को दे दिया। पापा मुझसे गलती हुई है, प्लीज वापस आ जाइए। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कद्र नहीं की पापा जी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन जी को राजू के घर में वो सुकून मिला था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। काका जी, आपकी चाय। बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो दिल से दिल तक पहुंचता है। काका जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, आपका प्यार और आशीर्वाद। और इस तरह एक प्लेट खाने ने दो अजनबियों को एक सच्चे रिश्ते से जोड़ दिया। रामकिशन जी को मिला सच्चा बेटा और राजू को मिला प्यार करने वाला बाप, जबकि विकास और प्रिया को सिर्फ पछतावा हाथ लगा। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं, और प्यार की सबसे छोटी पहचान होती है एक प्लेट भर खाने में छिपे मोहब्बत। कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दें? यह है सुमित्रा देवी की कहानी, एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी, मैं ठीक हूँ, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस, संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तू ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि, आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया वो अकेली हैं, आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना, बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए, तो क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है, तनाव और अकेलेपन की वजह से। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है, हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी, जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि। नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए। घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है, अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का। बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे, 6 महीने बीत गए थे।
अंजलि दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी। माँ के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है। सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है, वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया। मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था, जो आप नहीं दे सके। यार, हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती।